हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 12 का एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं और टॉपिक का नाम है हमारे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ये वीडियो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है जिन्हें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन लैंग्वेज हम यहाँ बाइलिंगुअल रखेंगे। जो टेक्निकल टर्म्स होंगी उनको इंग्लिश में भी प्रोनाउंशिएट करते रहेंगे। देखिए, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझने के लिए या इससे पहले एक घटना हुई है वैद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव। उसमें यह था कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा सकता है, जिस पे कई सारे वैज्ञानिकों के आपने प्रयोग पढ़े हैं। जैसे ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था, अचानक से हो गया था। उसका पीछे कोई ऐसे मंशा नहीं थी कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। फिर उस पर काम किया फ्लेमिंग ने, और उसका मैथमेटिकल जो एक्सप्लेनेशन किया है बायो और सेवार्ट, दो वैज्ञानिक हुए हैं। वो इससे पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो जब ये बात चल रही थी कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है, तो उसी दौरान कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि क्या इसके उल्टा भी संभव है कि नहीं। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा भी बनाई जा सकती है या नहीं। तो इस पे काम किया एक वैज्ञानिक हुए माइकल फेराडे। उनका आप जीवन परिचय पढ़िए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी संघर्ष भी किया है। लेकिन वो हमारे फिजिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ, प्रेरणा के लिए आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो उन्होंने कहा और कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और देखा कि हाँ, ऐसा संभव है कि अगर आपके पास चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है तो उससे वैद्युत धारा बनाई जा सकती है। तो हमें वही डिस्कस भी करना है, लेकिन इस घटना को समझने के लिए उससे पहले हमें चुंबकीय फ्लक्स को पढ़ना होता है। और चुंबकीय फ्लक्स ठीक वैसा ही है जैसा वैद्युत फ्लक्स आप पहले पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर सेकंड में। सेकंड में कह लीजिए, या हाँ, सेकंड में ही है जहाँ आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी है। तो अगर हम बाई एनालॉजी लिखें वैद्युत फ्लक्स को, तो वैद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा था, ये ऐसे था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका कि वेक्टर ई डॉट ए। परिभाषा ये बनती थी कि जब किसी सतह से या किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत कितना गुजर सकता है, तो उसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते थे। जैसे आपके पास में कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है, अब ये वास्तविक पृष्ठ भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है। इस पृष्ठ से कितना वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, या यूं कहिए कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी गुजरती है, इनको हम बोलते थे वैद्युत फ्लक्स। और फ्लक्स शब्द आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। फ्लक्स का मीनिंग यही है कि कितना सबस्टांस या फील्ड किसी सरफेस से पास होता है उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया है। कई बार किसी सरफेस से, जैसे पाइप की अगले वाली जो सतह होती है उससे पानी बाहर निकल रहा होता है, उसको हम फ्लक्स बोल देते हैं। तो फ्लक्स ऐसा ही है। ये वैद्युत फ्लक्स हमने कक्षा सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना है पहले, और चुंबकीय फ्लक्स बाई एनालॉजी फाई तो फाई ही रहेगा, यहाँ इसको फाई ई लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको फाई बी लिख देते हैं। और ये होता है बी डॉट ए। ये बी वही चुंबकीय क्षेत्र है जो पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है। इसके बनने के कई सारे स्रोत हो सकते हैं, जैसे मैग्नेट से बनाते हैं, विद्युत धारा से बना सकते हैं। इसका एक स्रोत आपको बताया था कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। मतलब अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र बदल रहा है समय के साथ में, तो उससे भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। या फिर कोई गतिमान आवेश है, उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र किसी तरीके से हमने बना लिया, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के रूप में चलता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से जितना भी गुजरेंगी उनको हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स। और इसको अगर आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो ये बन जाता है बी ए कॉस थीटा। और यहाँ याद रखने की बात यह है कि जो थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया परपेंडिकुलर, या जो सरफेस एरिया है
उसका नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे अगर मान लिया अपने पास में एक चुंबकीय क्षेत्र है, कोई सतह है ऐसे, इस सतह को अगर हम देखें तो इसकी ऊपरी सतह ऊपर से दिखाई देगी ऐसे, तो ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया है। और कोई आपने मैग्नेट रखी ऊपर जिसका नॉर्थ पोल ये है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं। ये बात आपको बखूबी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल पे एंट्री करती हैं। तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस सरफेस से पास हो रही हैं इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि जो हम ये एंगल है वो एंगल ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और इस सरफेस एरिया, इन दोनों के बीच का एंगल कंसीडर होता है। जैसे इस केस में हम देखें इस वाली सतह को, तो ये सतह अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से नीचे की तरफ है, तो यहाँ थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। ये पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा 180। कोई हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैग्नेट आपकी ऐसे ही है, ये नॉर्थ पोल है और इसमें जो प्लेन ले रहे हैं हम वो इस बार ऐसे है। पहले वाली जो सतह थी, देखिए बोर्ड पे आपको दोनों एक जैसी दिख रही होंगी, लेकिन पहले वाली सतह ऐसे थी, आप उसको इमेजिन करिए, और मैग्नेट इसके ऊपर थी ऐसे, तो फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही थी इससे। पहले वाली सतह ऐसे थी और मैग्नेट ऊपर थी, तो फील्ड लाइंस इससे ऐसे पास हो रही थी। तो हम कह रहे थे कि जो ये वाली सतह है इसकी दिशा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे थी। अब जो सतह आपको सामने दिखाई दे रही है वो ऐसे है, ऐसे ना हो करके ऐसे है, और ये ऊपर ही है मैग्नेट। तो अब सवाल ये है कि इस वाली सतह की डायरेक्शन किधर को होगी। तो जब हम किसी सतह की डायरेक्शन देखते हैं तो उसको ये देखें कि सही सही हम कहाँ से देख सकते हैं। जैसे इस वाली सतह को हम देखेंगे इस तरफ से, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी, और आउटवर्ड डायरेक्शन को हम एक डॉट से दिखा सकते हैं कि ये इस वाली सतह की जो डायरेक्शन है ये आउटवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ जो थीटा है वो 90 डिग्री हो गया है। और इस केस में अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स फाई बराबर ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, और थीटा इस केस में हो जाएगा कितना 90 डिग्री, और फ्लक्स हमारा हो जाएगा कॉस 90 जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा फाई बी। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखें हम, इस वाले में आप देखिए कि यहाँ सतह की दिशा ऊपर की तरफ है। फिर हाथ को देखिए आप, हाथ ऊपर की तरफ, मैग्नेट डाउनवर्ड, मतलब फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है, सतह ऊपर की तरफ है, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा थीटा इस केस में, थीटा हो जाएगा यहाँ 180 डिग्री। और अगर आप यहाँ इस वाले केस में फाई की बात करें तो फाई हो जाएगा बी ए कॉस 180, और कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, ये बात सबको पता है, तो ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स। तो इस केस में फ्लक्स माइनस का हुआ है, और यही हम पढ़ते भी हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दो तरीके का होता है, एक नेगेटिव फ्लक्स और एक पॉजिटिव फ्लक्स। अब किसको हम नेगेटिव फ्लक्स बोलते हैं, किसको पॉजिटिव फ्लक्स बोलते हैं, वो देख भी लीजिए। यहाँ मैथमेटिक्स से हमने देखा है नेगेटिव साइन आया है, तो इसके लिए हम इसको नेगेटिव फ्लक्स बोल रहे हैं। और वैसे अगर हम देखें तो ये इस सतह के अंदर घुस रहा था फ्लक्स, जैसे ऊपर मैग्नेट है, इस सतह की दिशा ऊपर की तरफ, तो इस वाली सतह में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। तो जो इनवर्ड फ्लक्स होता है किसी सरफेस पे उसको हम नेगेटिव फ्लक्स बोलते हैं, तो ये इनवर्ड भी है। इसको हम निवेशी फ्लक्स भी बोल सकते हैं। एक उदाहरण और लेके चलते हैं, या इसी में देख लीजिए। जब ये वाली सतह हमने ऐसे ली है तो इसकी एक सतह नीचे की तरफ भी है, उस सतह को अगर हम देखेंगे तो नीचे से देखनी पड़ेगी।
और मैग्नेट हमारी ऊपर थी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाली सतह से तो अंदर घुसेंगी और नीचे वाली से बाहर निकल जाएंगी। तो अगर इस सतह को हम देखें तो इसकी दिशा नीचे की तरफ होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नीचे की तरफ जा रही हैं। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 0। और जब थीटा 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम सतह 1 बोल देते हैं, और जो इसके नीचे की सतह है जो आप इसमें इमेजिन करिएगा उसका थीटा 0 हो जाएगा, तो वहां फ्लक्स आ जाएगा कितना? पॉजिटिव। अगर थीटा कितना हो जाए? 0 डिग्री, इसको थर्ड केस बोल देते हैं, ये हमारा सेकंड केस था। तो फाई इस केस में बी ए कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है, तो आप पाएंगे कि ये पॉजिटिव फ्लक्स है, धनात्मक फ्लक्स। इसको हम निर्गत फ्लक्स भी बोल देते हैं। और उम्मीद ऐसी है कि आपने विद्युत फ्लक्स में ये सब बातें पढ़ी हैं कि पॉजिटिव फ्लक्स कब होता है, नेगेटिव फ्लक्स कब होता है, फ्लक्स 0 कब होता है। लेकिन फिर भी मेरी मंशा यहाँ बताने की ये थी कि जो सतह है उसकी दिशा को आप जरूर देखिएगा, और जो थीटा है क्योंकि कंफ्यूज करता है, तो थीटा सतह के लंबवत जो हमारा सदिश होता है वो, और चुंबकीय क्षेत्र, उन दोनों के बीच का कोण है। एक बार और आप चुंबकीय फ्लक्स को ध्यान से देखना। इसका जो हमारा पहला फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स तीन बातों पे डिपेंड करता है। एक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, मींस कितना स्ट्रॉन्ग आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा, सतह का जो एरिया है, कोई भी आपके पास में सतह है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। और तीसरा, ये एंगल कितना है। जैसे हमने तीन केस लिए हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 है तो उस पर फ्लक्स बाहर निकल रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर कहीं हो जाता है तो फ्लक्स वहाँ 0 हो जाता है, और अगर थीटा 180 डिग्री है तो वहाँ नेगेटिव फ्लक्स उसको हम बोलते हैं। ये थीटा 30 डिग्री हो जाए तो भी फ्लक्स हमारा बदल जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। और फिर यहाँ से हमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की तरफ जो चलना है और समझना है, वो समझने के लिए आपको ये बात बहुत ध्यान से रखना है कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है वो बी पे, ए पे और थीटा पे, मींस ओरिएंटेशन पे, इन तीन बातों पे डिपेंड करता है। ये बात अगर हमारे दिमाग में रहेगी तो हमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की कोई भी घटना समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम चर्चा करते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की। देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको हम बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए ये क्या घटना है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक घटना का नाम है। कौन सी घटना? इसमें यह होता है कि अगर कोई आपके पास में कोई कोयल है, कोयल माने कोई कुंडली है चालक तार की बनी हुई, उस कुंडली का कोई एक क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लिया एक कुंडली है ये वाली, ऐसे तार लपेट लपेट के आपने कोई एक कोयल बनाई है, या ऐसे बनाई है वर्गाकार। अमूमन तौर पे तो हम वैसी देखते हैं जो गोलाकार रूप की होती है, ऐसी। ये इसका क्षेत्रफल है यहाँ, ये इसका क्षेत्रफल है यहाँ, ये सब थ्रेड अंदर जितना दिखाई दे रहा है, ऐसे इसका ये वाला क्षेत्रफल है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ये कहता है कि अगर कोई कुंडली आपके पास में है, उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मतलब इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। यहां देखिए, शब्दों को गहराई से पकड़िए। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कहा है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, मतलब फाई आपका बदलना चाहिए। कहां से? किसी कुंडली से गुजर रहा है फाई। हो सकता है कि आपने ऐसे कोई एक कॉइल ली है, ऐसे कोई एक कॉइल है आपके पास में, मतलब कुंडली, ऊपर से आपने कोई एक मैग्नेट रखी है ऐसे,
इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आ रही हैं। अब ये बदल नहीं रही हैं, अगर ये चार लाइनें ही गुजर रही हैं तो चार ही गुजरेंगी। पर अगर हम इसको ऊपर की तरफ मैग्नेट को मूव करा दें इसे, तो धीरे धीरे ये संख्या कम होने लगेगी। तो हम कहेंगे कि फ्लक्स बदल रहा है। और कहाँ से? इस कुंडली से बद्ध, मतलब लिंक्ड है, इससे जुड़ा हुआ फ्लक्स है ये। तो अगर इसके मान में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। और यही बात सोची भी गई थी कि क्या चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। तो जवाब मिला यस, हो सकती है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या हुआ कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर परिवर्तन होता है तो इस कुंडली में एक वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित धारा। और इस कुंडली के सिरों पे एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। विभवांतर इसलिए क्योंकि हम पहले से जानते हैं ये बात कि अगर वैद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण किसी भी परिपथ में वहां विभवांतर जनरेट होना होता है। अगर कहीं भी विभवांतर है तो वहां विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो फिर दोबारा सुन लीजिए परिभाषा के तौर पे कि यदि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और यह घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और इस कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल या विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर इसमें इसको समझाने के लिए दो नियम दिए गए फैराडे साहब के द्वारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाने के लिए। यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तो एक परिभाषा हुई है इसकी। इसको समझाने के लिए या जो इसके कुंडली के सिरों पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कितना उत्पन्न होगा, उसके लिए फैराडे ने एक नियम दिया है, उसको पढ़ना है। और एक लेंज का नियम है जो वो बताता है कि इस कुंडली में धारा की दिशा किधर को होगी। तो दो नियम हमें पढ़ने हैं जो माइकल फैराडे के नियम कहलाते हैं। तो इसके बाद की घटना है फैराडे के नियम। देखिए, पहला नियम है जिसको लेंज का नियम बोल देते हैं। लेंज का नियम। लेंज का नियम इस परिपथ में या किसी भी परिपथ में अगर वहां चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तो जो धारा प्रवाहित होगी उसकी दिशा क्या होगी ये बताने के लिए है। और एक बार आप फिर दोबारा देख लेना कि जो फाई है वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा, तीन बातों पे निर्भर कर रहा था। बी ए कोस थीटा, इस बात को याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। अब लेंज के नियम की हम बात करें तो ये बहुत ही जबरदस्त इसका उदाहरण है। जैसा हमारी जनरेशन में होता है कि हम उसी का विरोध करते हैं जिससे उत्पन्न होते हैं, इस जनरेशन में ये बात बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। जो हमें बना रहे होते हैं हम उन्हीं का विरोध कर रहे होते हैं। ऐसे यहाँ भी जो धारा बन रही है प्रेरित धारा, वो अपने बनने का विरोध करती है। ये बात स्टेटमेंट तो इतना ही है, लेकिन इसी को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो कैसे, उसके उदाहरण हम कई सारे समझाते हैं आपको, वो देखना है। देखिए कैसे विरोध करती है। माना आपके पास में कोई एक कोयल है और कोयल हम ले लेते हैं ऐसे, आप इसको समझिएगा। ये अक्षैतिज तल में रखी हुई कुंडली है आपके पास में एक। अक्षैतिज तल समझ रहे हैं, मतलब एक कोयल है वो ऐसे रखी हुई है और ऊपर से एक मैग्नेट है वो ऐसे आ रही है। इसके हम नॉर्थ पोल को इधर लेके आ रहे हैं, मतलब ये नीचे की तरफ आ रही है कोयल। तो होगा क्या, इस सॉरी ये मैग्नेट नीचे की तरफ आ रही है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही होंगी।
और जैसे जैसे हम इसको पास लेके आएंगे, कुंडली के तल के पास तक आएगी ये, तो इसमें से फील्ड लाइंस बढ़ने लगेंगी। तो फील्ड लाइंस बढ़ने का मतलब ये होगा कि इस कुंडली से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो बढ़ने लगेगा, और इसमें ये नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा, मतलब कुंडली के अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है। अब लेंज का नियम ये कहता है कि जो ये चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है अंदर की तरफ, ये कुंडली इसका विरोध करती है, फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगी, मतलब ये कोशिश करती है कि फ्लक्स को घटाएं। और घटाएं किस तरफ? फ्लक्स इसमें अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कुंडली ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी कि ये फ्लक्स कम हो सके। मतलब ये कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जो अपोजिट डायरेक्शन में हो इस मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब ये कोशिश करेगी कि इस तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना दूं। जब ये मैग्नेटिक फील्ड एक बाहर की तरफ होने लगेगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बढ़ रहा था, ये कुंडली ऐसी कोशिश करती है कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बना सके ताकि इसका विरोध हो। और ये तभी संभव है जब आप राइट हैंड रूल से ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा तो करंट ऐसे घूम जाएगी, मींस ऐसे। इसमें दूसरे पेन हम ले लेते हैं। ऐसे अगर इसमें धारा प्रवाहित हो तो इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ उत्पन्न हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे। ये जो येलो वाली आपको लाइंस दिख रही हैं, ये इस कोयल ने बनाई हैं प्रेरित धारा उत्पन्न करके, और जो ये वाली थोड़ी ग्रीन लाइन है ये इस मैग्नेटिक फील्ड की थी। तो लेंज का नियम ये कहता है कि ये उसका विरोध करती हैं जिसके कारण उत्पन्न हुई है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती हैं। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, देखिए कैसे। माना आपके पास में फिर दोबारा वही एक कुंडली है, ये एक उदाहरण हो गया है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। ये आपके पास में एक कोयल है, वही मैग्नेट इस बार भी है आपके पास में, और ये मैग्नेट को हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं इस बार। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखेंगे अभी भी नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर ही निकलती हैं ऐसे। अब जब हम इस मैग्नेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे की तरफ आ रहा था अब तक, ये नीचे की तरफ बढ़ रहा था, अब ये धीरे धीरे कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, लेकिन डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ ही रहेगी। अब ये कुंडली कहेगी भैया हमें तो विरोध करना है। विरोध कैसे करें? कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, और किधर को घट रहा है? कि नीचे की तरफ को। कह रहे तो फिर बढ़ाओ, हम तो विरोध करने वाले हैं। तो ये क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की कोशिश करती है, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बढ़ाएगी? वही डाउनवर्ड, कहेगी कि नीचे की तरफ बढ़ाओ ऐसे। और ये तभी संभव होगा जब इसमें धारा प्रवाहित हो। और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ कब बनेगा? जब आप इसमें राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे, करंट ऐसे हो, है ना? तो यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो नीचे डाउनवर्ड, तो करंट ऐसे घूम जाएगी, मतलब यहां से ऐसे और ये दो उदाहरण आपको दिखाए हैं लेंज के नियम के। तो लेंज का नियम या फेराडे का प्रथम नियम सिर्फ धारा की दिशा बताता है। और धारा की दिशा में कैसे बताता है? कि विद्युत धारा या प्रेरित धारा किसी भी जो परिपथ में प्रवाहित होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है। उस कारण का मतलब यह है कि यहाँ विद्युत फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। उम्मीद है कि दो उदाहरणों से आपको समझ आ गया होगा, और इसके अलावा अगर आपको और भी उदाहरण चाहिए होंगे तो आप बताइएगा जरूर, और उदाहरण भी समझा सकते हैं। इसका जो दूसरा नियम है, लेंज का जो दूसरा नियम है, उसको हम न्यूमैन का नियम बोलते हैं। न्यूमैन का नियम। हिंदी वाले बच्चे इसको ऐसा मत समझिएगा कि इसकी हिंदी बना के देख ले, और ये नए आदमी का नियम है, ये भी वैज्ञानिक का नाम है, और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मतलब इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेंज के नियम से हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बस वहाँ विद्युत धारा की दिशा बताते हैं। ये कहता है कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है
और विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब यह है कि कुंडली के सिरों पे विभवांतर उत्पन्न हुआ है, जिसका हमने नाम दिया है विद्युत वाहक बल। तो वो विद्युत वाहक बल इस फॉर्मूले के बराबर होता है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और फॉर्मूले से आप परिभाषाएं बनानी जानते ही हैं। इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो ये बताता है कि किसी कुंडली वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में किसी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसमें जो नेगेटिव साइन है ये वैद्युत धारा की दिशा के लिए ही होता है। तो इसको कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। कौन? ये विद्युत वाहक बल। तो एक बार और सुन लीजिए द्वितीय नियम को। किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में किसी कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जब हम दर का मतलब है तो समय से भाग लगा रहे हैं, और परिवर्तन किसमें? चुंबकीय फ्लक्स में और नेगेटिव। फिर दोबारा आप यहाँ इसको देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था फाई, आपको बार बार लिख रहे हैं हम कि जो फाई है ये 3 बातों पे डिपेंड करता है, बी ए कॉस थीटा पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ इसको रख देते हैं -n, n यहाँ कुंडली में फेरों की संख्या है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और फाई की जगह मैं ये रख रहा हूँ बी ए कॉस थीटा। इसी को अगर ये कंटिन्यूस हो रहा है, सतत रूप से हो रहा है, तो हम ऐसे भी लिख देते हैं -n d/dt ऑफ बी ए कॉस थीटा। और इसका मतलब ये कि किसी कुंडली के सिरों पे उत्पन्न विद्युत वाहक बल 3 बातों पे निर्भर करता है। समय के साथ या तो चुंबकीय क्षेत्र बदले, समय के साथ या तो कुंडली का क्षेत्रफल बदल रहा हो, या समय के साथ थीटा बदल रहा हो। इसके मैं तीनों उदाहरण लेता हूं एक बार, आप देखिएगा। उदाहरण नंबर 1, या पहले फॉर्मूला लिख देते हैं वही E इज इक्वल टू -n d/dt ऑफ बी ए कॉस थीटा। देखिए, या तो चुंबकीय फ्लक्स मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका उत्पन्न होने का कारण एक तो बनेगा ये कि बी बदल रहा हो और ए और कोस थीटा सेम हो। मतलब क्या? क्या आपके पास में कोई एक कुंडली है, ऐसे खड़ी हुई है, ये इसकी तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड को लेके जा रहे हो, मतलब किसी मैग्नेट को लेके जा रहे हो, और मैग्नेट को ले जाने का मतलब हमारा है इसको इधर लेके जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो ये कुंडली है इसका जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये पूरा क्षेत्रफल ये कांस्टेंट है भाई। कुंडली आकार में नहीं बढ़ रही है ना घट रही है, ये फिक्स हो गई, और ये रखी हुई है ऐसे ही। इधर से मैग्नेट ऐसे बस लेके जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे तो इससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये बढ़ने लगेंगी। तो इसका मतलब बी बदल रहा है इस केस में। पहले वाले उदाहरण में हम यही देख रहे हैं कि हमारा क्या कांस्टेंट है? क्षेत्रफल। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी समय t के साथ परिवर्तित हो रहा है, मतलब बदल रहा है, और बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है हमारी, तब देखिए E बराबर -n, जो ये कांस्टेंट टर्म है a और cos थीटा ये बाहर निकल जाएंगी, a cos थीटा d/dt ऑफ b।
तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना उत्पन्न होगा। दूसरा केस ये बन सकता है कि हमारे पास में मान लिया चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे, ये बात आप जानते होंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ अंदर की तरफ को है। इसमें हमने एक कोयल रखी और उसको ऐसे रखा था, मान लिया ये ऐसे तार है, शुरुआत में ऐसे रखी हुई है। हमने क्या किया, इस कोयल को धीरे धीरे करके बढ़ाने लगे और इसको एक बाहर की तरफ खींच रहे हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो जब ये कोयल ऐसे बाहर खींचने लगेगी तो इसका जो ये एरिया है ये बढ़ने लगेगा और ये कोयल खींच के मान लिया यहाँ तक आ जाती है ऐसे। तो हम देख रहे हैं इस केस में क्या होगा। इस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। दिशा भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और इसके सतह की जो दिशा है, आप बाहर वाली सतह को देखेंगे तो बाहर की तरफ है और अंदर वाली अंदर की तरफ है। मतलब दो सतह होती हैं, एक को हम इस तरफ से देखते हैं, एक को इस तरफ से देखते हैं ऐसे। लेकिन जो ये क्षेत्रफल था ये टाइम के साथ में बदल रहा है। अच्छा याद ये रखना है, जब तक समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, मतलब तब तक धारा प्रवाहित होगी, उसके बाद नहीं होगी। जैसे हमने जो ये कॉयल थी इसको ऐसे फैलाया और ये यहाँ तक फैल गई है, फैलने के बाद अब आगे फैलना बंद हो गई है। जैसे ही फैलना बंद हो जाती है उसके बाद इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित तब तक होगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो इस केस में हमारा क्या हुआ, क्षेत्रफल इसका लगातार बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्थिति में हमारा जो कुंडली का क्षेत्रफल है कुंडली का क्षेत्रफल ए किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। तब देखिए विद्युत वाहक बल कितना बनेगा, याद है आपको, E इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ बी ए कोस थीटा, ये लिखा था हम लोगों ने। तो यहाँ इस बार ए बदल रहा है, बी कांस्टेंट है, कोस थीटा भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म्स बाहर निकल जाएंगी और ई हो जाएगा हमारा माइनस एन बी कॉस थीटा डी ए बाई डी टी। जब तक क्या बदल रहा है, क्षेत्रफल, तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब इसी में हम चर्चा कर लेते हैं कि चलिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया है तो विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी। उस विद्युत धारा की दिशा किधर को होगी, तो दिशा बताने के लिए वही फिर हम बात करते हैं लेंज के नियम की या फैराडे के प्रथम नियम की। उसमें आपको बताया गया था कि किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का हमेशा विरोध करती है जिससे उत्पन्न हुई है। देखिए इस वाले उदाहरण में ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है ऐसे। अब हमने क्या किया, इस कुंडली को बढ़ाया, मतलब इसका क्षेत्रफल बढ़ाया। तो इस कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगा और मैग्नेटिक फ्लक्स किधर को बढ़ रहा है, अंदर की तरफ। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, तो ये कुंडली विरोध करेगी किसका, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का। चुंबकीय फ्लक्स इसमें अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो ये कहेगी कि घटाओ, हम तो विरोध करने वालों में से हैं। और घटाने का मतलब चुंबकीय फ्लक्स को किधर की तरफ घटाएगी, ये बाहर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाए या बनाए
तो क्या होगा, इसका विरोध होने लगेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ उत्पन्न करने का मतलब ये होगा कि इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होगी जिसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, ऐसे। दोबारा सुन लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। जब ये कुंडली को हमने ऐसे फैलाया था तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगी अंदर की तरफ। देखिए पहले इसके अंदर से ऐसा समझ लीजिए, पहले 3 लाइन गुजर रही हैं, 1 2 3। जब हमने इसके एरिया को बढ़ा दिया, अब इसके अंदर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बढ़ गई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है, पर कुंडली इसका विरोध करती है। तो ये कहेगी कि अंदर क्यों बढ़ रहा है, इसका विरोध करो। विरोध करने का मतलब एक बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना दे, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने का मतलब धारा ऐसे बहे एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ये दिशा जो है, ये कौन सी धारा की दिशा है, प्रेरित धारा की दिशा। इसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसके कई सारे उदाहरण लेके काम करते रहें। अब हम इसका तीसरा उदाहरण ले सकते हैं। तीसरा डिमोन्स्ट्रेशन क्या हो सकता है कि तीसरे में हमने बताया आपको ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, मतलब कुंडली का क्षेत्रफल भी सेम रहे और चुंबकीय क्षेत्र भी समान रहे, वो भी ना बदले, सिर्फ ओरिएंटेशन बदल जाए। ओरिएंटेशन बदलने का मतलब ये हो सकता है कि अपने पास में मान लिया कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी दिशा इधर को है, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा बी, इसमें कोई एक कुंडली रख दें और वो कुंडली घूमने लगे ऐसे, तो थीटा बदलने लगेगा। देखिए इसको ऐसे समझिए, इधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, कुंडली को हमने ऐसे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो जाएगा, फिर ये घूम गई है, यहाँ आ गई है। अब इस वाली सतह में से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होगा, फिर ये और घूम जाए, फिर पास होने लगेगा। मतलब लगातार चुंबकीय क्षेत्र इसमें से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स वो लगातार बदल रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही क्या कारण होता है, वैद्युत धारा का या फिर विद्युत वाहक बल के उत्पन्न का कारण होता है। तो मतलब इसमें थीटा बदल रहा हो, बी क्या हो, वो कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है, और ए भी हमारा ये भी कांस्टेंट है, और थीटा बदल रहा हो, परिवर्तित हो रहा है। इसका उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं, मान लिया इसके अंदर एक कोई कोयल है ऐसे, और इस पे ही एज्ड होता है हमारा जो जनरेटर होता है, वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। या मोटर हम बनाते हैं तो मोटर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। ये लगातार बदल रही है उसका ओरिएंटेशन, मान लिया ये घूम रही है ऐसे। तो जब थीटा बदलेगा, फाई हमारा कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी। फिर उसको याद करिए, यहाँ कितना था, बी ए कोस थीटा। बी और ए इस बार कांस्टेंट हैं, तो ई हो जाएगा माइनस एन बी ए और डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमने बताया आपको कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के 3 कारण हो सकते हैं। कारण वो एक ही है, उसको हम बोलते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर दीजिए। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है, या तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें आप किसी कुंडली को घुमा दीजिए, मतलब उसका ओरिएंटेशन चेंज हो, इसका मतलब हुआ कि थीटा में परिवर्तन हो। एक केस हो सकता है कि आपके पास में कोई एक कुंडली है, उसका क्षेत्रफल बदल रहा हो समय के साथ में, उसमें भी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और तीसरा सबसे पहले वाला केस हमने पढ़ा था कि समय के साथ अगर चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है और थीटा और कुंडली का क्षेत्रफल कांस्टेंट है, तो भी उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो अभी हमने आज जो चर्चा की है, आपको एक चुंबकीय फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर दूसरा हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक घटना है जिसमें यह होता है कि अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है, वो बताया है। और इसके 3 उदाहरण बताए हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है। उसका एक बताया है कि बी बदल रहा हो, या फिर क्षेत्रफल बदल रहा हो, या फिर थीटा बदल रहा हो। आज इतना ही चर्चा करते हैं, बाकी फिर इसमें और डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे। आपको कहीं कमी महसूस दे तो वो बताइए, पढ़ाने के मेथड में कुछ चेंज करना हो वो बताइए, और आप ऐसा कोई टॉपिक हो फिजिक्स का जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको हम समझाने की एक बार कोशिश करेंगे, आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।